डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसको हम चुनावी राजनीति कहते हैं, आज हमको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। इन चैप्टर वन वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competition among parties serves the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democracy elections from non-democratic elections. The rest of the chapter tries to assess elections in India in the light of this yardstick. We take a look at each stage of elections, from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of results. At each stage, we ask what should happen and what does happen in elections. Towards the end of the chapter, we turn to an assessment of whether elections in India are free and fair. Here we also examine the role of the election commission is ensuring free and fair elections. चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि लोकतंत्र के लिए ये ना तो संभव है और ना ही जरूरी है कि लोग सीधे जाके शासन करना शुरू कर दें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे अच्छा और आम स्वरूप ये है कि लोगों द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन चलाने का नियम है। हम और आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो हमारे बिहाफ में कार्रवाइयाँ करते हैं या शासन चलाते हैं। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किस तरह से होता है। हम शुरुआत ये समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और आवश्यक भी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग पार्टीज़ की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती हैं, किस तरह से जो इलेक्शन के कंपटीशन होते हैं उससे आम लोगों को क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट होता है, वो भी देखेंगे। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव डेमोक्रेटिक कहलाता है, क्योंकि सिर्फ वोट करवाना ही एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं कहलाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाता है। फिर हम ये सवाल भी उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव आपका लोकतंत्र होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझेंगे। बाकी के हिस्से में, इस चैप्टर के बाकी के हिस्से में हम इन पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनावी क्षेत्रों, अलग अलग आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों तक की घोषणा पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। इसके चैप्टर के लास्ट में हम इस सवाल पे विचार विमर्श करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष हैं और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका हुआ है या नहीं, हम इस बात पे भी देखेंगे। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे, क्योंकि भारत में जो इलेक्शन होता है उसके लिए एक अलग सी संस्था बनी हुई है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। हम उसकी कार्रवाइयों पर भी देखेंगे कि वो किस तरह से प्रभावी चुनाव करवाता है और किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल को संपन्न करवाता है। 3.1 वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों जरूरी है। एक आपका इसमें छोटा सा न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। आपको पता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट एक अलग चीज़ होती है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह होती हैं। दोनों के चुनाव अपने अपने सेपरेट होते हैं और
हरियाणा का असेंबली के इलेक्शन का बारे में आपका दिया गया है. द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड expect crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizers the organizers assure and reassures the crowd that he would be here any moment. The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hopes that he has come. The leader is Mr. Devilal, chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 am and ends after 11 pm. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the last 23 months and preparing for this election. इस जो पेपर की कटिंग में लिखा गया है उसका सीन ये है कि पब्लिक है वो एक्सपेक्ट कर रही है अपने नेता को, जो देवीलाल जी हैं, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति करके एक पार्टी फॉर्म की गई है हरियाणा में और उसके वो चीफ हैं और उनकी चुनावी रैलियां चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं, वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं. चुनाव आपका सर पे खड़ा हुआ है और उसी के लिए रात को तकरीबन 11 बजे के लिए आधी रात कह लीजिए, आधी रात को पब्लिक एक चौराहे पे खड़ी होकर उनका इंतज़ार कर रही है. जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है या सभा को ऑर्गेनाइज किया है, वो पब्लिक को बार बार इस चीज़ के लिए अश्योर कर रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो किसी भी समय यहाँ पे पहुँच सकते हैं. और जब भी वहाँ से कोई भी गाड़ी पास होती थी तो लोग खड़े हो जाते थे इस उम्मीद में कि यही गाड़ी देवीलाल जी की है. देवीलाल जी आपके हरियाणा संघर्ष समिति के लीडर हैं, चीफ लीडर हैं और उनको इस मीटिंग को, थर्सडे नाइट की मीटिंग को एड्रेस करना है करनाल में. उनकी एज लगभग 76 साल की है और इस समय वो बहुत बिजी चल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे आपका चुनाव आपका होने वाला है. उनका दिन आपका सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे ख़त्म होता है. उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन मीटिंग्स को और जनसभाओं को एड्रेस ऑलरेडी कर चुके हैं. तकरीबन पिछले 23 महीने से वो इस प्रक्रिया में भागीदारी अपनी निभा रहे हैं और पिछले 23 महीने से वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर से होती रहें. दिस न्यूज़पेपर report is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by a Congress party-led government since 1982. Chaudhary Devilal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh, Struggle for Justice, and formed a new party, Lok Dal. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. In the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of this government. The people were unhappy with the existing government. They were also outraged by Devilal's promise. So, when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lok Dal and its allies. Lok Dal and his partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. Lok Dal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected member of legislative assemblies of Lok Dal chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans
of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. इसमें जो आपका ये लाइन जो आपकी लिखी हुई है कि द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, जब भी आपका इलेक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ें मायने रखती हैं. पहला ये कि जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल एमएलएस होते हैं, क्योंकि कोई चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट आपका पद नहीं होता है, पद आपका सिर्फ एमएलएस का होता है और उन्हीं एमएलएस को हम और आप डायरेक्ट वोट कास्ट करके जिताते हैं और वही एमएलएस बाद में अपना लीडर चूज़ करते हैं कि हमारे दल का नेता इस क्षेत्र इस राज्य में कौन होगा जो कि चीफ मिनिस्टर बनने का हकदार होगा. तो एमएलएस या फिर वो पार्टी जिस पार्टी के थ्रू ये चुनाव लड़ा जा रहा है वो लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि लोग लड़ेंगे सब इंडिविजुअल नॉर्मल तरीके से, एक विधायक कहलाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति आपका चीफ मिनिस्टर आपका बनेगा. तो हम और आप सभी को चुनाव में वोट करके हम जिताते हैं, तो उसको कहते हैं एक विधायक का इलेक्ट होना, है ना. जब भी हम वोट करके हम किसी विधायक को जिताते हैं तो उसको कहते हैं कि ये विधायक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचा है पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होके. लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं या मिनिस्टर्स बनते हैं तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट करने का काम होता है गवर्नर का, जिसको हम क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं. ओके, तो हमारे द्वारा विधायक चुने जाते हैं और गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट और अपॉइंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा. ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग आपकी दिखाई गई है 1987 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर की अखबार की कटिंग है. राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी. 1982 में आपका विधानसभा चुनाव हुआ था. हर 5 साल में आपका विधानसभा चुनाव होता है. तो 1982 में कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम पे जो अपोजिशन पार्टी के नेता थे, लीडर थे, वो चौधरी देवीलाल थे और उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जिसको हम कहते हैं न्याय युद्ध. ठीक है, तो इन्होंने इसको फ्रंट में रखते हुए अपनी पार्टी का गठन भी किया था. उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ और भी जो विपक्षी दल थे उनको मिलाकर एक मोर्चा तैयार किया और उन्होंने अगले चुनाव में बेहतर परफॉर्म करने के लिए सभी जो उनकी अपोजिशन पार्टीज के और भी नेता थे उनको अपना अलाइंस बनाया, अपने साथ में मिलाया और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को बेहतर किया. अपने चुनाव प्रसार में जब देवीलाल जब भी कोई भी मीटिंग करते थे या फिर कोई भी जनसभा करते थे तो उसमें उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी कि जब भी हमारी सरकार फॉर्म होगी तो हम सबसे पहले जो भी किसान हैं, जो भी लेबर्स हैं जो खेती बाड़ी में काम करते हैं और जो भी छोटे बिजनेसमैन हैं जो उनके लोन्स हैं वो हम माफ़ कर देंगे. तो ये उन्होंने पहला वादा किया था अपने कैंपेनिंग में. उस टाइम पे लोग तब की सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थे उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, उससे नाराज़गी उनकी चल रही थी और वो देवीलाल ने जो उनसे वादा किया था, जो प्रॉमिसेस किए थे, उससे वो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, उनसे लोग जुड़ते चले जा रहे थे. इसलिए जब चुनाव हुआ तो उन्होंने लोकदल और उनके जो भी अलाइंस पार्टीज थी, जो उनके सहयोगी दल थे, उनके फेवर में वोट करना स्टार्ट किया और इनको सत्ता में बैठाया भी. लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया, चौधरी देवीलाल की पार्टी को जिताया, उसकी अलाइंस पार्टी को जिताया और अकेले हरियाणा में लोकदल उसकी सहयोगी पार्टियों में 90 में से 76 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की. अकेले चौधरी देवीलाल की पार्टी ने 60 सीटों में जीत हासिल करके आपकी प्रॉपर मेजॉरिटी को हासिल कर लिया हरियाणा में. ठीक है, और कांग्रेस के हाथ में टोटल आपकी 5 सीटें ही मिली. जब भी आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसके बाद जो आपकी सरकार बनी देवीलाल सिंह की, उन्होंने मुख्यमंत्री पद आपका ग्रहण किया और जो पुराने मुख्यमंत्री है वो अपने पद से रिज़ाइन उन्होंने दिया. और उसके बाद लोकदल के जो नेता थे चौधरी देवीलाल,
वो जैसे ही सीएम बनते हैं वैसे ही वो आदेश निकालते हैं कि जितने भी आपकी हमने वादे किए थे कि हम सभी के लोन माफ़ कर देंगे, और उसको उन्होंने निभाया भी, और उन्होंने सारे लोगों के जो लोन्स वगैरह थे वो माफ़ कर दिए। जो छोटे किसान थे, जो खेतों में मजदूरी करते हैं डेली बेसिस पे, उनके, और जो छोटे बिजनेसमैन थे उनके जो भी लोन्स वगैरह थे उन्हें माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने तकरीबन 4 साल तक उनकी पार्टी बनी रही, 4 साल तक शासन में। और जब अगला चुनाव हुआ 5 साल बाद, तो उनकी पार्टी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाई और उनके हाथ से सत्ता निकल गई और फिर से कांग्रेस वहाँ पे स्थापित हो गई। ओके, ये जो छोटे से ब्रैकेट में आपका लिखा गया है कि जगदीप एंड नवनीत रीड द स्टोरी एंड ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, इसको आप पढ़िएगा और ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है या नहीं है, इस पे आप क्या विचार करते हैं, ये आपके एक होमवर्क के तौर पे रहेगा और इसको आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ओके, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? चुनाव की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल में, जो उनके देश में जैसा उन्होंने सेटअप करके रखा है, जैसा हमारे देश में 5 साल का है, उनके देश में कहीं पे 4 साल का है, कहीं पे 6 साल का है। तो किसी भी लोकतंत्र में हर एक नियमित अंतराल में चुनाव होते हैं। दुनिया के लगभग 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं और उस चुनाव को करने के लिए एक इलेक्शन हेल्ड होता है और एक नियमित टाइम पे चुनाव में लोग अपने जनप्रतिनिधियों को, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका चुनाव करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, और वहाँ पे भी चुनाव होते हैं। जैसे हमने मैक्सिको का भी एक एग्जांपल लिया था, शायद आप ही की क्लास का है वो। मैक्सिको का एग्जांपल लिया था, चाइना का एग्जांपल लिया था। तो वहाँ पे आपका मैक्सिको वगैरह में कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ चुनाव भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल आपका नहीं होता है। उसका हमने एग्जाम्पल एक लिया था। But why do we need elections? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community. Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, is most democracy people rule through their representatives. इसमें एक इमेजिनेशन किया गया है कि यहाँ पे चुनाव ना हो और लोग अब एक साथ एक जगह पे बैठें और जो भी वहाँ की समस्याएं हैं और जो भी वहाँ पे उपलब्धियां हैं उसका सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, सही तरीके से समस्याओं का निवारण कर सकें। तो जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है एक वास्ट कंट्री के लिए, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं। और हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। अब 140 करोड़ लोग बैठेंगे कहाँ पे, और बैठेंगे तो निर्णय कहाँ से लेंगे, और एक निर्णय लेने के लिए उनको सालों साल निकल जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो छोटा सा देश है, जैसे एक छोटा सा गाँव मान लीजिए, उस गाँव में मान लीजिए 100, 150, 200 लोग रहते हैं, तो वो लोग आपस में बैठ के किसी चीज़ का फैसला ले सकते हैं, लेकिन एक बड़ी कंट्री के तौर पे हम ये चीज़ नहीं देख सकते हैं। साथ में ये भी चीज़ है कि अगर ऐसा होता भी है तो सभी के पास, जैसे हम चैप्टर 1 में देखे थे, आपका जो चल रहा था उसमें हमने देखा था कि सभी के पास ना ही इतना समय है ना, ना ही किसी के पास इतनी फुर्सत है, और ना ही लोगों के पास उतनी समझ और उतना ज्ञान है कि लोग उस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकें। इसीलिए हम और आप अपने लोकतंत्र में सिस्टम ये बना के रखे हैं कि हम और आप अपने दैनिक जीवन में बिजी रहते हैं, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें बिजी रहते हैं। हम हर कोई पॉलिटिक्स में जाके निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो हम क्या सिस्टम बनाते हैं कि हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, एक एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, एक विधायक और एक सांसद का चुनाव करते हैं, पार्षद का चुनाव करते हैं,
और वो हमारे बिहाफ में निर्णय लेता है, हमारे बिहाफ में काम करता है और शासन को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा सिस्टम है। Is there a democratic way of selecting representatives without elections? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say the people can resolve these difficulties clearly. Such a place does not require elections. क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन हो सकता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इस पे एक इमेजिन करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि जहां प्रतिनिधियों का चुनाव, रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से किया जाता है, या फिर ऐसी जगह की कल्पना करें कि जहां प्रतिनिधियों का चुनाव, रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव एजुकेशन और उनके नॉलेज के आधार पर होता है। किसे ज़्यादा अनुभव या किसे ज़्यादा ज्ञान है, ये जो तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर ये मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। हर देश की जनता आज, छोटे से छोटे देश की जनता भी आपकी करोड़ों में है। अब वहाँ पे ऐसे लोगों को खोजना और फिर वो लोग शासन चलाएं बिना इलेक्शन के, तो ये पॉसिबल नहीं है। लोकतांत्रिक तरीका सबसे अच्छा यही है कि लोगों के हाथ में वोट करने की पावर दी जाए और वो लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। और ज़रूरी ये भी है कि वह जो जनता है, जो देश की जनता है, वो ईमानदार हो और अपने देश के प्रति निष्ठावान हो, ऑनेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि अब एक तरफ से सब चोर ही चोर खड़े हो गए और हमको चुनना हमको ऐसा है कि जो सबसे कम चोर है हम उसको चुनेंगे। भारतीय लोकतंत्र में हम ऐसा ही देखते हैं, एक तरफ से लाइन सब चोर डकैत खड़े होते हैं, लगभग किसी के ऊपर मर्डर केस चल रहा है, किसी के ऊपर रेप केस चल रहा है, कोई पुराना डकैत है, कोई हवाला का बिजनेस करता है, किसी के पास 2 नंबर का बिजनेस है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। कितने क्रिमिनल केसेस हैं। अब विश्वास ना हो तो एक RTI लगा के देखिएगा, नहीं गूगल सर्च मार के देखिएगा, कितने ही भारतीय लोकतंत्र में जो नेता हैं उनके पास उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड आपको मिल ही जाएगा। तो इन सभी में हमको चुनाव करना पड़ता है। अब हमको इसमें से चुनना ये पड़ता है कि जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है उसको वोट नहीं देंगे, जो सबसे कम क्रिमिनल है हमको उसको वोट देना ही पड़ेगा, है ना। तो ज़रूरी ये है कि देश की जनता ईमानदार हो, अपने काम के प्रति ऑनेस्टी रखती हो और एक बेहतर व्यक्तित्व हो, तभी लोकतंत्र आपका सफल माना जाता है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? जो आपका ये जो सिस्टम अभी हमने आपको बताया कि इलेक्शन के बिना भी अगर कोई अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कर सकें, एज, अनुभव और ज्ञान और शिक्षा के आधार पर, एजुकेशन और नॉलेज के हिसाब से, एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर लोगों को चुना जाना स्टार्ट किया जाने लगे, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो क्या हम इस सिस्टम को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं, है ना भाई। हम अगर सतना कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग एक ही व्यक्ति को अगर वोट कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि हाँ, एक बड़ी संख्या ऐसी है जो हमारे सांसद को पसंद करती है और उसमें विश्वास रखती है। लेकिन इस वाले सिस्टम में अगर हम देखें तो हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं, उनके अकॉर्डिंग है या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के हिसाब से शासन कर रहा है या नहीं कर रहा है? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों को पसंद ना हो
वो अपने पद पर बना रहे कि ना बना रहे, हम उसको कैसे हटाएंगे कैसे नहीं हटाएंगे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। इस व्यवस्था का नाम क्या है? इलेक्शन है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत समझी जाती है। जैसे मान के चलो कि अब अपने लोकतंत्र में सिस्टम ये है कि अगर मान के चलो जो जिस व्यक्ति को हमने चुना है, अब वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर उसका रवैया ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो पब्लिक चाहती है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, देश के हित में काम नहीं हो रहा है, पब्लिक के प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कम से कम एक चांस तो है कि हम एक चोर को हटा के दूसरे चोर को लगा सकते हैं, इस उम्मीद के साथ में कि दूसरा वाला चोर बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन इस वाले सिस्टम में जो बिना लोकतंत्र के, बिना चुनाव के आपका इलेक्शन के प्रतिनिधि चुनते हैं, उसमें ये वाला सिस्टम कैसे होगा? तो ये सब जो सिस्टम आपका बताया जा रहा है, इस व्यवस्था का नाम आपका चुनाव कहलाता है कि इलेक्शंस के थ्रू आप अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुन सकते हैं, और अगर आपको जो कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उसके विरोध में जाके वोट भी कर सकते हैं। ठीक है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं जो उनके लिए बेहतर तरीके से कानून बना सकें जैसा उनको चाहिए। जैसे हम लोग को चाहिए था कि धारा 370 को डिसॉल्व कर देना चाहिए, हमको चाहिए था कि राम मंदिर बनना चाहिए, हम चाहते हैं कि आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून आपका बने, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए, आपका समान नागरिकता बिल आए, जो कॉमन सिविल कोड है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके। तो इसके लिए जो काम करेगा, हम उस गवर्नमेंट को चुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो ऐसे गवर्नमेंट का चुनाव करें जो बड़े फैसले लेने में झिझके नहीं और और सही फैसला लेने में आतुर रहे। दे कैन चूज द पार्टी whose policies will guide the government and law making। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। What makes an election democratic? Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish democratic elections from any other elections? We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. Let us recall what we learned these. There are smart there. एक तो मेरा फ़ोन फूटा है तो मेरे को क्लियर दिखता नहीं है. What we learned there, and start with a simple list of the minimum condition of a democratic election. इलेक्शंस आपका कई तरीके से होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आपका इलेक्शंस तो होता ही है, वो तो मैंडेटरी है। जो आपका नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे भी आपका किसी न किसी तरीके से इलेक्शन होता ही है। अब चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में आपका फेयर इलेक्शन तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन चुनाव आपके किसी न किसी तरीके से होते ही हैं। ठीक है। सो चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है, इसको परखने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं वो हमको देखना है। अपने चैप्टर फर्स्ट में आपने इसके लिए चर्चा हमने की थी और कई कंट्रीज़ का हमने एग्जांपल लिया था कि वहाँ पे किस तरह से आपका इलेक्शंस होते हैं। हमने इंडिया का भी एग्जांपल्स देखा है कि यहाँ पे आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह से होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मोल्ड किया जाता है किसी न किसी तरीके से। आप इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह से जनता को भारत में भी थोड़े तरीके से मोल्ड किया जाता है। ठीक है। तो अदर कंट्रीज़ का हमने देखा था कि वहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है तो किस तरह से वहाँ पे भी चुनाव आपके होते हैं। और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी जो आपकी न्यूनतम शर्तें हैं वो क्या हैं, वो उसको हम देख लेते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट है आपका, तकरीबन 5 पॉइंट है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। पहला ये कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा मिलनी चाहिए। हर किसी को
अपना एक कैंडिडेट चूज़ करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। और ये कैसे होगा? ये होगा कि सभी को वोट करने की अधिकार हो, सभी का वोट करने का अधिकार मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी के वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। जैसे मान के चलो आपकी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं, अब उनमें से किसी 10 बच्चों को अगर 4 वोट करने का अधिकार मिल जाए, या फिर किसी सबको एक वोट करने का अधिकार है, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं जिनके वोट की वैल्यू, जिनके एक वोट की वैल्यू 20 वोटों के बराबर है, तो ये आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल में आपका नहीं आता है। तो लोगों को अपना प्रतिनिधि, अपना कैंडिडेट चूज़ करने का अधिकार होना चाहिए, सभी के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और सभी के वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। किसी की फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए कि किसी की एक वोट की वैल्यू 10 है तो किसी की एक वोट की वैल्यू 0 है। दूसरा है आपका, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। दूसरा ये है कि इलेक्शंस में लोगों के पास में वैरायटीज़ होनी चाहिए, लोगों के पास में ऑप्शंस होने चाहिए। अब जैसे मान के चलिए, अगर हम इस तरह से देखें, जैसे चाइना का हमने एग्जांपल लिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे हमेशा के लिए शासन पे बनी हुई है, और वो हमेशा के लिए जिनपिंग आपका प्रेसिडेंट वहाँ का हो गया है। तो अब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो वोट करेंगे तो किसको करेंगे? अगर वो वोट करेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी उनके सामने खड़ी हुई है, वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन भारत में सिस्टम ये है कि यहाँ पे कई सारी पार्टीज़ हैं। यहाँ पे नेशनल वाइज, इंटरनेशनल वाइज अगर देखा जाए, नेशनल वाइज से अगर देखा जाए तो बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी कुछ हद तक है, बहुजन समाज पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी में देखा जाए तो डीएमके है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आपका जनता दल है। इसी तरीके से और भी कई सारी पार्टी है। तो हमारे पास भारत में ऑप्शन है कई सारे इलेक्शन में कि हम किसको चुन सकते हैं, किसको नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की भी आज़ादी है, और वो ये लोग जो वोटर्स होते हैं उनके सामने विकल्प पेश करते हैं। तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या रही कि चुनाव में आपके विकल्प होने चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए, और अलग अलग पार्टीज़ और उम्मीदवारों को, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको चुनाव लड़ने की भी आज़ादी होनी चाहिए। आप और हमको भी चुनाव लड़ने की आज़ादी है। अगर आप 25 ईयर प्लस हैं, 25 ईयर्स के हैं, 25 साल के हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो आप भारत में विधायक या लोकसभा के चुनाव, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आप लड़ सकते हैं, और आप जीत भी सकते हैं। और आपकी अगर पकड़ अच्छी है 25 साल में तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना। थर्ड आपका क्या है? द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। थर्ड आपका सीन ये है कि चुनाव का जो अवसर है वो नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। अब हमारे यहाँ 5 साल इसलिए चूज़ किया गया है कि 5 साल एक गवर्नमेंट के लिए सफिशियंट होता है उसके काम करने के लिए। अब 5 साल फिक्स है कि भाई अगर बीजेपी अगर 2019 का चुनाव जीती है तो उसके बाद 2024 तक का टाइम है उसके पास बेहतर काम करने के लिए। अब अगर इन 5 वर्षों में वो सिर्फ धांधली करती रहे, सही तरीके से काम ना करती रहे, तो 2024 में आपके पास टाइम है। भाई हमारे सिस्टम में राइट टू रिकॉल वाला सीन नहीं है, वापस बुलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे पास हर 5 साल में वोट करने का अधिकार है, जिससे कि हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक नियमित अंतराल में एक फिक्स टाइम पे आपका चुनाव आपके होते रहने चाहिए, और कैंडिडेट्स आपके चेंज होने की कंडीशन में होनी चाहिए। अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाने चाहिए। चौथा है आपका, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। ओके। फिफ्थ है आपका, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। चुनाव आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोग अपने कैंडिडेट को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकें, है ना, अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को चुन सकें। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. ये शर्तें बहुत आसान और सरल लगती हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में चुनाव में ये जो कंडीशंस होती हैं इनको पूरा नहीं किया जाता है।
इस चैप्टर में हम इस चीज़ को देखेंगे कि अपने देश में जो आपके इलेक्शंस होते हैं उनमें ये जो ये शर्तें हैं, जो कंडीशन है वो लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं, हमारे देश में जो चुनाव होता है वो फ्री एंड फेयर है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी की कंप्लीट करेंगे।